गाइस ये परीक्षा आपका है या परीक्षा आपका है, किसका है होमवर्क? सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था नाम में। परीक्षा या परीक्षा में से किसी का एक का है, किसका है बेटा ये? परीक्षा आपका है, ठीक है। तो परीक्षा आपके साथ डिस्कस करते हैं होमवर्क जरा। तो सब लोग प्लीज अपना अपना। ओके सर। अरे बड़ा शोर है परीक्षा तेरे पीछे बैकग्राउंड में तो यार। एक बार दोबारा म्यूट कर जरा। सर 5 मिनट में अभी कम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी जो म्यूटेड रहे जब तक मैं एक बार कहीं जरूरत होगी, कोई दिक्कत होगी तो मैं तेरे को बता दूंगा। गाइज एक बार सब लोग अपने अपने बुक खोल लो साथ में, ठीक है। और पहला ये आई थिंक 10th क्वेश्चन है, कौन सा है ये? आई थिंक 10th क्वेश्चन है ये। तो सामने है नहीं, कोई और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है यार ये? फिफ्थ। 5th है, ओके। यहाँ दिख नहीं रहा मुझे। जस्ट सेकेंड, मैं भी जरा पीडीएफ खोल लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हमें करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि परीक्षा ने एंट्रीज की करनी है या नहीं, ठीक है। आप लोग अपने अपनी कॉपी में चेक करना बेटा, और कहीं भी दिक्कत होगी तो प्लीज लेट मी नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपी, यानी 50% मिल गया है, 50% अभी रहता है। अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000, यानी टोटल 5000 आने थे, जिसमें से 50 पैसा इन रुपी यानी 50% मिले, यानी कितना मिला? 2500 मिल गया। 2500 आपका नुकसान हो गया। तो जो मिल गया है वो कैश में आ जाएगा, जो नुकसान हो गया वो बैड डेट। और मोहन पूरे 5000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। तो पहली एंट्री बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं। रुपीज 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, रिकवरेबल नहीं है यानी बैड हो गए, तो यानी बैड डेट टू रमेश, ये भी बिल्कुल सही है। श्याम, ये सारे के सारे वो वाले केसेस हैं जो मैंने डेटर के केसेस बताए थे, डेटर कैसे कैसे कम हो सकता है, जिनमें इन सब में देखो डेटर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अगला क्या था? श्याम हु ओल्ड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, यानी अगेन 15,000 में से मिले कितने? 7.5। तो कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू श्याम, बिल्कुल ठीक है। अगला, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम श्याम फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल राइट ऑफ कर चुके हैं, तो बैड डेट की तो एंट्री हो चुकी है, दोबारा नहीं करनी है, वहां दोबारा मत कर देना उठा कर। क्या हो रहा है? अब तो रिसीव हो रहा है पैसे, तो कैश टू बैड डेट रिकवर। क्लियर हो गया बेटा? चलो ये वाला तो हो गया। 6th क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब ये सारी बैंक की ट्रांजेक्शन थी, जिसमें हमने चेक इन हैंड वगैरह वाला भी सीखा था कॉन्सेप्ट, चेक इन हैंड होगा तो क्या होगा और डिसऑनर होगा उसके बाद तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है? डिपॉजिटेड इन बैंक, और बैंक बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, बैंक डेबिट टू कैश। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, उल्टा हो गया एंट्री, कैश टू बैंक। अगला, वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस टू बैंक। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए आप लोगों ने, चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ कब आता है? जब आप रिसीव कर रहे होते हो, जब आप चेक रिसीव करते हो तब कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हाथ के हाथ आपने सेम डे पे जमा नहीं किया है तो चेक इन हैंड आ जाएगा, ठीक है। और जब जमा करोगे वो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा और बैंक बन जाएगा। लेकिन जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो कोई चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सामने वाली पार्टी करेगी, चेक इन हैंड करेगी। तो हमारे लिए तो हमने जैसे ही पे किया टू बैंक। हालांकि टेक्निकली अगर देखें तो बैंक हाथ के हाथ उस समय भी कम नहीं हुआ है, लॉजिक समझना। जैसे हमने अगर चेक रिसीव किया तो रिसीव करती थोड़ी ना बढ़ गया बैंक, जब हम बैंक में जमा करते हैं तब हम बैंक को डेबिट करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने चेक रिसीव किया, अगर सिर्फ रिसीव किया जमा नहीं किया फिर तो चेक मेरे हाथ में है, तो चेक इन हैंड अकाउंट आएगा। ये बात क्लियर है? अगर चेक मैंने जमा कर दिया है बैंक में, तब भी अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो जमा करती थोड़ी ना बैंक बढ़ जाता है, लेकिन हम तो अपनी बुक्स में बैंक को उसी समय बढ़ा देते हैं जैसे ही हम बैंक में जमा करते हैं। इसी तरह जैसे ही चेक इशू करते हैं हम उसी समय बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? हालांकि इमीडिएटली क्रेडिट होगा नहीं, इमीडिएटली बैंक कम नहीं होगा अगर टेक्निकली बात करूं, और इसीलिए आगे जाकर के हम एक चैप्टर करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको, अभी डिटेल कुछ नहीं बता रहा। उसमें हम यही रिकंसाइल कर रहे थे, हमारी बुक्स में तो हमने कम कर दिया, बैंक ने तो अभी करा नहीं है, तो ये सारे डिफरेंसेस हम सारे वहां जाकर के रिकंसाइल करें, ठीक है। पर ये चीज याद रखना, जर्नल एंट्री में जब आप चेक रिसीव करते हो तब तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है चेक इन हैंड करके, लेकिन जब आप पे कर रहे होते हो तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तब आपने जैसे ही चेक दिया है बैंक क्रेडिट होगा ही होगा, उसमें कोई दो ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये जस्ट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेक इशू करते वक्त भी ऐसा कुछ आएगा, नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं। वेजेस पेड, ये हो गया। उसके बाद क्या है? चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500 एंड अलाउड हिम एंड डिस्काउंट अलाउड 500। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले चेक कितने रुपए का मिला है? 8,500।
ये नहीं बोला है कि दीवान से टोटल 8,500 आने थे, ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन ने क्या कहा है, चेक रिसीव्ड रुपीज सो मच, तो इतने का चेक तो मिल गया हमें, ठीक है, और 500 हमने डिस्काउंट दिया, तो टोटल दीवान से कितने आने थे, 9,000। अगर इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता, मैं ऐसे लिखता, टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दीवान रुपीज 8,500, चेक रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 500, तो ऐसे केस में 8,000 का चेक मिला होता। समझ आ रहा है? तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना कि आपको ये जो चेक रिसीव हो रहा है उसका अमाउंट था या जितना दीवान से मिलना है उसका अमाउंट था। इस केस में साफ लिखा है चेक रिसीव्ड रुपीज इतना, यानी ये चेक का अमाउंट। तो टोटल दीवान से कितने आ रहे हैं, 8,500 प्लस 500, यानी 9,000 रुपये आ रहे थे। तो चेक आ गया आपका, आपने चेक किया, आगे लिखा हुआ है चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, तो फिर चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो सीधा क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया 500, डिस्काउंट अलाउड टू दीवान। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्या है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पता है क्या होता है, परीक्षा आपका देखें जरा, अगर ठीक चल रहा है तो। नहीं आइडिया कोई, नहीं सर, तुक्का मारना मतलब चाहेगी? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वैसे वही होगा कि हमने कह दिया कि बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है। ओके, इसको लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दिया, नहीं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आपके चलते रहेंगे, ऑन गोइंग इंस्ट्रक्शन, इसको एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, ऑन गोइंग इंस्ट्रक्शन। तो हुआ क्या, आपने देखा होगा आज की डेट पे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाती हैं। आप एक बार इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दो, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहेगा, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप क्या कर सकते हो, बैंक में एक फॉर्म साइन करके या एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो ये, कि भाई जो मेरा टेलीफोन का बिल है ऑटोमेटिक पे होता है। तो ऐसे केस में आपको बार बार ऑथोराइज करने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया जो आपका आगे चलता रहेगा जब तक आप उसको रिवोक नहीं करोगे, ठीक है। एक तो होता है बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो उसको आप हर बार देना पड़ता है आपको। स्टैंडिंग का मतलब हो गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब वो आपके आगे तक चलते रहेंगे। आपको अगर वो रोकना है तो आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, नहीं अब ये इंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था, तो अल्टीमेटली होगा क्या बेटा, टेलीफोन बिल एक तरह से पे हो रहा है आपका थ्रू बैंक। क्लियर, बैंक ने ऑटोमेटिकली आपका टेलीफोन बिल पे कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, टेलीफोन बिल टू बैंक। आज के डेट पे अगर आप लोग यूज करते हो बेटा, वॉलेट्स यूज करते होगे, पेटीएम, जीपे आपने सुना होगा, गूगल पे, पे यू मनी, बड़े सारे बहुत सारे आजकल वॉलेट्स आ गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप मनी ट्रांसफर कर देते हो। उनमें भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है, आपने अगर नोटिस किया, अगर किसी को पता हो, उसमें भी आता है कि अगर आपको यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, डीटीएच, जो आपका डिश टीवी वगैरह ये सब लगे होते हैं, उनके ऊपर भी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा के छोड़ सकते हो, यानी कि जैसी बिल आएगा ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। दिस इज फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर? तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, बैंक कम हो गया और टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ गया। हाँ परीक्षा, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? बड़ी बात। हाँ सर, अगर इसी में अगली ट्रांजैक्शन मतलब 2-3 बार आती पेड टेलीफोन बिल फिर से, हाँ तो हम उस समय बैंक करते, क्योंकि इस बेटा, लाइन में तो लिखा वैसे हुआ है एज पर। वैसे आएगी नहीं, हम इस तरह का जो सोच रहे हैं वैसे आता नहीं, लेकिन अगर आता तो बिल्कुल बैंक कर देते, क्योंकि अगर उसने बोल दिया है, बैंक को ही हमने टेलीफोन बिल का इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो बिल्कुल फिर हम अगली बार अगर नहीं भी लिखा है बैंक से करा है तो भी हम यही मान के चलते, क्योंकि ऊपर लिख दिया ना कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, तो ऑटोमेटिक बैंक से ही कटे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, दीवान्स चेक रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। जो दीवान का चेक था वो डिसऑनर हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ नई चीज सीखने को मिलेगी। ये जो आपने एंट्री करी है, आपने अपने हिसाब से वो ठीक करी है। मैं जरा पहले दीवान वाले चेक पे आ जाओ। देखो कौन से की बात कर रहे हैं हम, ये वाला, यही था ना दीवान का चेक, यही था। कितने का चेक आया था, 8,500 का, अब वो डिसऑनर हो गया। अब आपने परीक्षा बिल्कुल ठीक किया, आपने क्या किया, दीवान को डेबिट कर दिया, वापस से हमने डेटा कर दिया कि हमें दीवान से पैसे लेने हैं, और टू बैंक कर दिया कि भैया हमारा बैंक कम हो गया, हमने जो सोचा था बैंक बढ़ गया होगा, बैंक तो बढ़ा नहीं। हमने यही सीखी थी ना डिसऑनर की एंट्री, कि जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो क्या करते हैं। यस लेकिन सर। लेकिन 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 यहाँ पे एक कैच है बेटा, आपने डिस्काउंट क्यों दिया था उसको, क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है। जब उसका चेक ही डिसऑनर हो गया तो डिस्काउंट किस बात का भैया, सोचो जरा, लॉजिक लगाओ। भाई हमने डिस्काउंट इसीलिए दिया था ना, कैश हाँ। डिस्काउंट बोलते हैं ना इसको। कैश डिस्काउंट क्या किस लिए होता है, यस कि सर। आप जल्दी या टाइम से पेमेंट कर रहे हो। अब तुमने कागज का टुकड़ा तो दे दिया बेटा, एक बार म्यूट कर ले, वो बहुत शुरू हो रहा है पीछे से। हाँ, आपने वो कागज का टुकड़ा तो दे दिया बेटा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, वो एन कैश तो हुआ नहीं, तो पैसे तो आए नहीं हमारे पास, तो फिर किस बात का डिस्काउंट। तो याद रखना, जब आप रिवर्स कर रहे हो, इस पॉइंट को नोट कर लो, अपने जहां आपने अपने नोट्स लिख बनाए हैं वहां लिख लो,
कि जब आप डिसऑनर की एंट्री कर रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग अ डिसऑनर एंट्री, एनी डिस्काउंट विच वॉज अलाउड और रिसीव्ड इज ऑल्सो टू बी रिवर्स। मैं बोल रहा हूँ आपको, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो, इन केस ऑफ डिसऑनर एंट्री, कॉमा, in case of dishonor entry, dishonor भी पूरा लिखो, in case of dishonor of check, in case of dishonor of check, comma, in case of dishonor of check, comma, any discount allowed, any discount allowed oblique received, any discount allowed oblique received, चाहे आपने डिस्काउंट अलाउ किया हो चाहे रिसीव किया हो, दोनों ही रिवर्स हो, ठीक है। any discount allowed or received is to be reversed। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, in case of dishonor of check, in case of dishonor of check, comma, any discount allowed or received is to be reversed। ये याद रखना है बेटा। तो सिर्फ ये नहीं होगा, इसके साथ में क्या एंट्री बन जाएगी, देखो, दीवान टू बैंक तो होगा ही होगा, डिस्काउंट अलाउड भी रिवर्स हो जाएगा, तो पहले डेबिट हुआ था तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड कितने से, 500 से, यानी हमें दीवान से वापस हम क्या बोल रहे हैं, कितने पैसे लेने हैं, 9,000। क्लियर हुआ, देखो यहाँ भी कितने लेने थे, 9,000 ही लेने थे ना, तो हम वापस से दीवान से क्या कह रहे हैं, हमें 9,000 लेने हैं। अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई, जब तुम्हें हमने पहले बोला था पेमेंट कर दी होती टाइम से तो डिस्काउंट मिलता, अब तुमने टाइम से पेमेंट तो करी नहीं, तुम्हारा तो चेक डिसऑनर हो गया, तो फिर किसी बात कोई कौन सा डिस्काउंट। समझ आ गई बात। तो याद रखना, जब भी डिसऑनर हो रहा है, ये गलती होती है, कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, ये बच्चे गलती करते हैं, डिसऑनर की एंट्री करती है लेकिन भूल जाएंगे कि डिस्काउंट भी तो रिवर्स करना है। तो कोई सा भी डिस्काउंट हो, चाहे अलाउड हो चाहे रिसीव्ड हो, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव दोनों ही रिवर्स होते हैं, ठीक है। अगर डिस्काउंट अलाउड था पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव था पहले क्रेडिट, तो अब क्या हो जाता है, डेबिट, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉरी पॉइंट कौन सा ये, 16, अप्रैल 16, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। इसको बोलते हैं बेटा, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नहीं लिखते, इसको बोलते हैं बैंक चार्जेस, इसका नाम क्या होता है, बैंक चार्जेस, ठीक है। तो आपने एंट्री ठीक करी है, बस मैं नाम थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, बैंक चार्जेस टू बैंक, अगेन टू बैंक ही आएगा क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली काट लेता है। ये बैंक चार्जेस होते क्या है, बैंक चार्जेस होते हैं जो आपको बैंक फैसिलिटी दे रहा है बड़ी सारी, उनके कई बार चार्जेस देता है, कुछ फैसिलिटी तो फ्री होती है, कुछ चीज़ों के चार्जेस देता है, और डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, एटीएम में से आप विड्रॉ करते हो तो नॉर्मली तो फ्री होता है, लेकिन एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तक फ्री होता है। आप अगर उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से विड्रॉ करोगे तो फिर चार्जेस लग सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो मेरा फॉर एग्जांपल मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट, तो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से निकालूंगा तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और बैंक के एटीएम से निकालूंगा तो 2 या 3 या 5 ट्रांजेक्शन के बाद फिर चार्जेस लगने लग जाते हैं, ऐसा कुछ। इसी तरीके से अगर मैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जी, सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। जब ऐसे टाइम पे फ़ोन आता है और ऐसा अननोन सा नंबर लग रहा होता है, तो मुझे लग रहा होता है कि कोई शायद इंपॉर्टेंट कॉल होगा, और जैसे ही कॉल उठाओ उसके बाद कोई ऑटोमेटिक मैसेज चल रहा होता है, डियर कस्टमर दिस कॉल इज़ फॉर सो एंड सो एंड सो एंड सो, तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार क्यों उठाया मैंने, इससे अच्छा नहीं उठाता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी देखो, तो क्या पॉइंट बता रहा था मैं आपको, हाँ बैंक चार्जेस बता रहा था। इसी तरह से और किस चीज़ के चार्जेस हो सकते हैं, आपके चेकबुक वगैरह इशू करने के हो सकते हैं, एटीएम कार्ड के चार्जेस हो सकते हैं, आपको जो एसएमएस फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी। वो हर महीने नहीं, हर महीने तो नहीं, सॉरी, हर क्वार्टर में लगाते हैं, शायद हर क्वार्टर में 17 रुपये मेरे चार्जेस लगा देते हैं एसएमएस के। यानी मुझे जो एसएमएस फैसिलिटी दे रहे हैं 17 रुपये लगा देते हैं। वैसे देखने में लगे तो 17 रुपये बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर सोचो 17 रुपये वो कितने सारे कस्टमर से ले रहे होंगे, उनके जितने भी कस्टमर है सबसे 17-17 रुपये लेकर के करोड़ रुपए बना लेते हैं। तो पता नहीं चलता, ऐसी छोटी छोटी चार्जेस ले लेते हो। तो दीज आर ऑल व्हाट, बैंक चार्जेस, ठीक है। तो इनको हम किस नाम से लिखेंगे, बैंक चार्जेस। आगे चलते हैं, अप्रैल 17, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने गुड्स बेचे और हमने जो पैसा आया वो बैंक में जमा कर दिया। तो अगर मैं इसको ध्यान से समझना, अगर क्योंकि आपकी एक ही ट्रांजेक्शन है, देखो एक ही साथ ये सारा का काम एक साथ हो रहा है, तो मैं एक सिंगल एंट्री पास कर रहा हूँ। मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा कि अगर 2 एंट्री पास कर रहे होते तो क्या होता, और अगर सिंगल करिए तो क्या होता। बाय द वे पहली बात, क्या सर इसमें एक एंट्री करनी चाहिए या 2, तो एक ही करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको एक ही लाइन में दे रखा है, एक ही ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो फिर मैं 2 क्यों करूंगा, है ना। अगर 2 अलग अलग स्टेप्स में दे रखा होता तब तो मैं 2 अलग अलग एंट्रीज कर रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी आपने माल बेचा उससे जो पैसे आए वो आपने बैंक में जमा कर दिए। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपके पास पैसे तो कैश में आए, लेकिन आपने वो कैश हाथ के हाथ बैंक में जमा कर दिया, हाथ के हाथ बिल्कुल उसी समय,
ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है बैंक बढ़ रहा है और मेरी सेल हो रही है, तो बैंक टू सेल्स, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको दो एंट्रीज की फॉर्म में करता तो कैसे एंट्री होती, पहले होती कैश टू सेल्स और दूसरी एंट्री होती बैंक टू कैश, यानी जो कैश आया था वो मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो इफेक्टिवली हो क्या रहा है बेटा, आपका ये जो कैश है ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो बची वही बैंक टू सेल्स। क्लियर है ना। तो मैं ये दो एंट्रीज में की फॉर्म में भी कर सकता था, लेकिन मेरा तो हमेशा प्रेफरेंस रहेगा अगर इस तरीके से एक ही साथ लिखा हुआ है एक ही ट्रांजेक्शन में, तो फिर हम दो एंट्री ना करके हम इसको एक ही एंट्री करें। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ चेक कर लेना कि आपकी टीचर कैसे करा रही है। हाँ, यहाँ तो मेरे ख्याल से वो भी एक ही कराएंगे, पर कभी किसी किसी स्कूल में अगर बाई चांस वो दो करा रहे हो तो वो एक बार चेक कर लेना और मेरे से डिस्कस कर लेना, मुझे बता देना। अच्छा, आपके टीचर, कई बच्चे तो मुझे बताते रहते हैं, बीच बीच में मैसेज आ जाते हैं मेरे पास कि सर हमारी टीचर ने इस चीज़ को ऐसे कराया है, हमारी टीचर ने इस चीज़ को ऐसे कराया है। तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस करते रहा करो कि अगर आपके टीचर ने कुछ और तरीके से कोई भी चीज़ कराई है जो मैं करा रहा हूँ उसमें कुछ और तरीके से कराया है, तो प्लीज़ डू डिस्कस विद मी, ताकि मुझे पता रहे और मैं आपको गाइड कर सकूँ कि हाँ ऐसे क्यों कराया, मैं बता सकूँ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो मेरे से डिस्कस जरूर करना अगर कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो टीचर कुछ और करा रही है। चलो आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से एंट्री बिल्कुल ठीक है, बैंक टू सेल्स 8000। आगे चले, आगे क्या बोला, कह रहा बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगेन हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिए, हर साल अपने आप पे कर देता है। तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई आगे चले। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, परीक्षा डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है। डिविडेंड क्या होता है बाय द वे, आइडिया कुछ नहीं, आइडिया एक्सपेंस मैंने तो किया था इसलिए। नहीं, एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये तो कलेक्ट करा है उसने, पे थोड़ी ना किया है हमारे बिहाफ पे। अगर हमारे बिहाफ पे पे कर रहा होता तो हमारा एक्सपेंस होता ना बेटा। तो है क्या, मैं समझाता हूँ। आपने अगर सुना हो शेयर्स के बारे में, तो जो कंपनीज का स्ट्रक्चर होता है, कंपनीज जितनी भी होती है, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये जितनी भी हैं, तो इनके शेयर्स मार्केट में बिकते हैं। ओनरशिप कैसे आती है इनकी, शेयर्स खरीद के। तो जब हम शेयर्स खरीदते हैं, कोई भी जिसके पास भी शेयर होगा, तो जो रिलायंस है, टाटा है, ये लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे, ये प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन ओनर्स को, तो उसे क्या बुलाते हैं, डिविडेंड। सो डिविडेंड एक तरह से है क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू द ओनर्स, यानी टू द शेयर होल्डर्स। लिखना चाहो लिख लो, या आपका आगे जाकर के बिजनेस स्टडीज में आएगा ये सारी चीज़ें। जब आप बिजनेस स्टडीज की क्या नाम है जब सब्जेक्ट करोगे, उसके अंदर आपको ये पूरा सारी चीज़ें आएंगी। कंपनी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फिर कंपनी के केस में डिविडेंड क्या होता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कराया भी नहीं कराया, सर वही खत्म हो गया चैप्टर, पर डिविडेंड नहीं आया। डिविडेंड नहीं आया, आता है वैसे, उसमें आना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। डिविडेंड क्या है कि जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, व्हेन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट टू इट्स ओनर्स, यानी टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो उस प्रॉफिट को क्या बुलाते हैं, डिविडेंड। तो ऐसे बोलते हैं कि वो डिविडेंड दे रही है। ठीक है। तो अब डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब क्या है कि हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा पैसा किसी शेयर्स में, तो वहां से डिविडेंड मिला है, बैंक को, बैंक ने कलेक्ट करा है, तो होगा क्या, उल्टी एंट्री होगी बेटा इसकी। बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसे आएंगे हमारे पास बैंक में, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया, और क्रेडिट में क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारी इनकम है बेटा, समझ में आया, क्लियर। यस हाँ सर। निशाद बताओ बेटा, आपका क्या डाउट है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और किसी और का भी डाउट है तो हैंड रेस कर लेना बेटा। हाँ जी निशाद। सर ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है आपने लाइफ बताया नहीं था बोला, कि लाइफ कहाँ है, लाइफ कहाँ लिखा है, हाँ तूने लाइफ अपने आप पढ़ लिया। फंस गई। तो सर क्वेश्चन ने लाइफ नहीं बोला है, क्वेश्चन ने सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम का। इंश्योरेंस प्रीमियम तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है हमने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा हो सकता है जो हमारी बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जब तक लाइफ नहीं बोलेगा हम अज्यूम थोड़ी ना करेंगे बेटा। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो ड्राइंग्स आता, बिल्कुल ठीक है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह लाइफ वो आपका ड्राइंग आ जाता। ठीक है निशा। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्या कहते हैं, कहता है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग का करंट अकाउंट, बैंक में जमा कराया, तो क्या होगा, बैंक टू कैश। आगे विड्रॉन फ्रॉम बैंक से पैसे निकाले, कैश टू बैंक। निशाद बेटा अपना हैंड डाउन कर लेना, कोई डाउट होगा तो हैंड रेस कर देना। हाँ जी आगे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, पिछले साल हमने बेचे थे, हमने उस 12,000 रुपए के, और उससे हमें चेक मिला। कितने का चेक मिला नहीं बोला है क्वेश्चन ने, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश, इसके आगे नहीं लिखा रुपीज फॉर रुपीज सो मच, ऐसे नहीं लिखा। अगर ऐसे लिखा होता फिर तो हमें चेक का अमाउंट दिया होता। कह रहे टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000, जिसको हमने 12,000 के गुड्स बेचे थे,
तो ये हमें बताया हुआ है कि हमारी बुक्स में रमेश कितने पे आ रहा होगा, डेटर जो है 12,000 पे, ठीक है। कितने का चेक मिला ये नहीं बताया है, ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने कहा अलाउड हिम डिस्काउंट 1% ऑन पेमेंट, यानी कि जो उसने पेमेंट करी है उसकी वजह से अपने 1% डिस्काउंट दे दिया। 1% कितना हो गया, 120 रुपए, यानी चेक कितने का आया होगा, 10,800 का। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अमाउंट 12,000 रुपए मिले हैं या 12,000 टोटल थे जो मिलने थे। हाँ स्निग्धा बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे। सर अगर 120 डिस्काउंट अलाउड है तो 10,800 कैसे होगा? अच्छा मैंने गलती, सॉरी 11,880 11,800 होगा। होगा, हाँ गलत बोल दिया, सॉरी 11,000 जो भी कितना आएगा, रुको मैं यहाँ पे करेक्ट करेक्ट कर 11,880। देता हूँ। 1% है तो 120 का आपका डिस्काउंट आएगा बेटा, और ये आ जाएगा आपका 11,880, ठीक है यही होगा स्निग्धा। यस सर। हाँ जी परीक्षा समझ में आ गई, गलती आपने 10% कर दिया एक की जगह, 10% निकाल दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब क्या है बेटा इसमें, अब आपको लिखा है रिसीव द चेक, चेक रिसीव बोला सिर्फ, डिपॉजिट तो बोला नहीं। तो हमारा काम क्या होता है, जब डिपॉजिट नहीं बोला आगे की एंट्री चेक करो कि क्या डिपॉजिट के बारे में आगे बताया है, और अगली लाइन में ही बताया रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, चेक इन हैंड। तो एंट्री का जाए, तू भूल गई थी तो पहले बैंक कर रही थी, फिर आगे जाके करेक्शन हो गया, लेकिन ध्यान रखा करो जब चेक रिसीव होता है सिर्फ रिसीव बताया, डिपॉजिट नहीं बताया, तो पहले एंट्री करने से पहले आगे की एंट्री जरूर देखा करो, ठीक है। यहाँ तो मिल गया ऐसे अगली एंट्री में, मान लिया आगे जाके मिलता 5-6 एंट्रीज के बाद, फिर क्या, फिर वापस आते ढूंढते अरे कहाँ लिखा है वो है, तो इसीलिए पहले ही देखा करो। तो चेक इन हैंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू रमेश, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब अगली एंट्री में क्या है, हमने इसको जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। ये भी गलत हो गया बेटा, अमाउंट यहाँ पे चेक का कितना आएगा, 11,880। अब तू देख रही है बेटा एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों एंट्री गलत हो गई। अनफॉर्चुनेटली इसमें आधा मार्क्स नहीं मिलता बेटा, अगर जर्नल एंट्री में कुछ भी गलत होगा ना आपका, अगर आपने एक नाम गलत लिख दिया, चेक इन हैंड की जगह बैंक लिख दिया, या आपने अमाउंट गलत लिख दिया, तो वो पूरा कैंसिल होता है, पूरा कटता है बेटा। तो ऐसा नहीं कि 1 मार्क की एंट्री है तो आधा मिल जाएगा, नहीं पूरा जाएगा बेटा। हाँ अगर नरेशन नहीं लिखा या फॉर्मेट का प्रॉब्लम है तो आपका आधा मार्क कट सकता है, लेकिन अगर आपने एंट्री गलत करी है, आपने नाम गलत लिखा अकाउंट का या अमाउंट गलत लिखा, तो प्लीज पूरा कटेगा वो, तो इसलिए ध्यान से करना है इसको, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अप्रैल 9 पे आते हैं। रमेश चेक डिसऑनर्ड, और बैंक ने कुछ चार्जेस भी लगा दिए। बैंक कहता है अरे हम क्या खाली बैठे थे, तुमने कुछ ये चेक डाल दिया, उसके में कुछ ना कुछ गलती थी, या तो साइन मैच नहीं हुए, या फिर लेट से क्या बोलते हैं उसको, उसके पास फंड्स नहीं थे बैंक में, है कुछ भी किसी भी रीजन से बाउंस हो गया, तो बैंक ने कहा हम तो चार्जेस लगा रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले तो ये समझो, देखो भाई आपको बैंक कम करना पड़ेगा। हाँ पहले एंट्री ये वाली मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे होगी, जरा ध्यान से देखो। तो हमारी बेसिक एंट्री क्या बनती बेटा, रमेश डेबिट होता और बैंक क्रेडिट होता, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए, है ना। रमेश डेबिट होता, बैंक क्रेडिट होता, जैसे डिसऑनर हुआ, और इस केस में वो भी था, डिस्काउंट भी था, डिस्काउंट भी होगा, यहाँ आएगा टू डिस्काउंट अलाउड। सेम सेम मिस्टेक बेटा, आपको पता नहीं था इस चीज़ का, इसलिए इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नई चीज़ सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, अभी कोई नोट नहीं करेगा, मैं एक बार सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर बैंक चार्जेस नहीं होता तो क्या होता, पहले मैं ये बता रहा हूँ। तो ऐसे केस में बेटा कितने का था आपका, 11,880, तो 11,880 का तो चेक था, तो बैंक में 11,880 आ जाता, 120 रुपये डिस्काउंट में आते, और 12,000 रुपये रमेश से लेने के लिए आ जाते कि हम 12,000 रुपये रमेश से हमें मिल गए। यहाँ तक समझ आया सब लोग, पहले यहाँ तक देखो जरा, प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे सब लोग थम्स अप करके, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। चलें आगे फिर, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या, बैंक ने कुछ चार्जेस भी काट लिए। काट लिए का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा ये जो था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11,880 था, अब बैंक इतने से कम नहीं हुआ होगा, साथ में उसने कितने रुपए काटे हैं, 20 रुपए, तो 20 रुपए और काट लिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 11,900। समझ आई बात, बैंक हमारा कितने से कम हो गया, 11,900, और ये 20 रुपए का हमें नुकसान हो गया, ये किस नाम से आ जाएगा, बैंक चार्जेस। देखो ध्यान से समझो इसको, तो एक तरह से मैंने एक्स्ट्रा एंट्री कर दी बैंक चार्जेस की, ऊपर आपने करी थी ना बैंक चार्जेस टू बैंक, आपने ऊपर करी थी ना बैंक चार्जेस की एंट्री, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो वो इसी के अंदर मैंने एक तरह से इनकॉर्पोरेट कर दी। तो पहले आपको मैंने तरीका भी सिखा दिया साथ साथ, खुद ही अपने सामने एंट्री बना करके, कि एंट्री कैसे बनेगी,
सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको रिवर्स करो, बैंक चार्जेस को भूल जाओ, पहले आप नॉर्मल तरीके से रिवर्स करो। क्या होता, रमेश टू बैंक, और क्योंकि इसमें डिस्काउंट अलाउड भी था तो उसको भी रिवर्स किया टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, फिर हमने पहले उसमें फिगर्स लिख लिए एक बार, फिर उसके, अच्छा आप अगर दिक्कत हो रहा तो पेंसिल से लिख लेना ऐसे। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, बैंक चार्जेस की एंट्री करी। बैंक चार्जेस में क्या हुआ होगा, बैंक और कम हो गया होगा, और ये हमारा बैंक चार्जेस नुकसान हो गया, इसलिए डेबिट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। क्लियर हुआ, समझ आया? अब ये अभी मैं यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बैंक चार्जेस कौन बियर कर रहा है, मैं खुद बियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है कि क्या ये बैंक चार्जेस हम रमेश से वसूलेंगे या नहीं। हो सकता है हम रमेश से भी वसूलें एज पर आर अग्रीमेंट या एज पर आर डिस्कशन। हम कहें रमेश तेरा डिस्काउंट तो हम रिवर्स कर ही रहे हैं, ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तूने तेरी पेमेंट ही नहीं हुई तो किस बात का डिस्काउंट। और क्योंकि ये 20 रुपए तेरी वजह से कटे हैं, तेरी गलती की वजह से, भाई मैंने तो जमा कर दिया था चेक, अब तेरे एंड पे कमी थी, या तो बैंक में पैसे नहीं थे, या तो साइन ठीक से नहीं करे, वट एवर, अल्टीमेटली गलती तेरी है, तो मैं तेरे से रिकवर करूंगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया होता कि हम रमेश से रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर बैंक चार्जेस डेबिट ना हो करके जो रमेश का अमाउंट था, सॉरी, जो रमेश का अमाउंट था, इसी में 20 रुपए और बढ़ जाते, यानी हम कहते कि अब हमें रमेश से 12,000 नहीं 12,020 रुपए मिलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्वेश्चन में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया था, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो 20 रुपए हैं ये हम ही बियर कर रहे हैं। क्लियर, समझ आया? चलूं आगे, तो मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं। आइडियली इस तरह के क्वेश्चंस में मेंशन करना चाहिए, जहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, ये थोड़ा सा ना अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती। जहाँ पे भी मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि जहाँ दो व्यूज़ लिए जा सकते हैं कि क्या हम बियर कर रहे हैं या सामने वाला बियर करता है, ऐसे में क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए क्वेश्चन में, ताकि फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हमें डाउट ना हो। भाई हमें तो प्रैक्टिकली थोड़ी ना कोई अजम्पशन लेनी होती है, प्रैक्टिकली तो पता होगा ना कि भाई वो देगा या नहीं देगा, उससे लेंगे या नहीं लेंगे, तो सीधा सीधा लिख दिया करो, बेटर है ना। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पर ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो फिर अजम्पशन लेना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन है। और ये मत सोचना सर मैंने कुछ अजम्पशन ले लिया और एग्जाम जो पेपर चेकर है वो कुछ और अजम्पशन ले रहा हो, तो अजम्पशन जो भी लो ऐसे सिचुएशन में लिख दिया करो, खत्म बात। तो इसमें अज्यूम मतलब झगड़ा करने की या ये सोचने की कि मैं ऐसा वाला अजम्पशन ले रहा हूँ, सामने वाला कहे मैं तो कुछ और ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, जिसके दिमाग में जो अजम्पशन आ रही है वो ले लो, बट लिख दो साथ में ऐसे केस में कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड लाइक दिस। ठीक है, ताकि आपने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, गलती मेरी नहीं है, गलती क्वेश्चन सेटर की। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ क्या कि हम बैंक चार्जेस को अलग से दिखा रहे हैं, यानी कि 20 रुपये यहाँ दिखा रहे हैं। चलो भाई अगली एंट्री पे आते हैं जरा। अगली एंट्री क्या है, देख रहे हो क्वेश्चन बड़े मजेदार है, ये वाला क्वेश्चन जो बैंक वाले क्वेश्चन है ये वाले, तो इनको मार्क करके रखना, इनमें से आएगा, पक्की बात है उसमें एग्जाम में। हाँ जी, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट, रमेश ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, कैसे? बाय इशूइंग अ चेक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज, सॉरी इंक्लूडिंग ₹60 फॉर इंटरेस्ट, और आगे कुछ अमाउंट भी लिखा है ना कितने में सेटल किया, मेरे पास वो फिगर नहीं आ रही है जो पीडीएफ था उसमें, तो मुझे जरा बताओ कि कितनी फिगर लिखी हुई है। 12,080। 12,080 ये लिखा है? सर यस सर। ओके, तो जरा देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। अब रमेश ने अपना अकाउंट सेटल करा, रमेश से आने कितने थे, देखो भाई, रमेश से आने थे 12,000 रुपये, और 60 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 60 रुपये का इंटरेस्ट भी आना था उससे, है ना। और अच्छा, इसमें इन्होंने फिर ये 20 रुपये मान के चले कि रमेश से ही ले रहे हैं, क्योंकि सेटल कितने में करें, ज़्यादा में थोड़ी ना करेगा, 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है एक तरह से, भाई 12,000 रुपये आने, 60 रुपये का इंटरेस्ट, तो 12,060 प्लस 20 और दिए, तब जाके 1280 बैठेंगे ना, 12,080। तो यहाँ इन्होंने अज्यूम कर लिया है अपोजिट जो मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे फिर हम इसको बैंक चार्जेस को हटा करके यहीं डाल देते हैं 20 रुपये, क्योंकि अदरवाइज ये लॉजिक नहीं बनेगा। तो अब यहाँ तक ठीक है, मैंने फिलहाल जो अजम्पशन क्वेश्चन में ली थी वही ले ली है, यानी 20 रुपये हम पास ऑन कर रहे हैं रमेश को, कि हम रमेश से रिकवर करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब करते हैं, तो हमें रमेश से कितने आने थे, 12,020, और कितना इंटरेस्ट, 60 रुपये का इंटरेस्ट भी हमें लेना है, 60 रुपये का इंटरेस्ट भी हमारी बात हो गई है कि हम उससे एक्स्ट्रा लेंगे, उसने लेट कर दिया तो उसकी वजह से 60 रुपये हम उससे और लेंगे, तो टोटल 12,080 आने थे, उसने 12,080 देके अपना पीछा छुड़ा लिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, मैं इसकी एंट्री ना अलग से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और फिर आपको गलती बताऊंगा, गलती क्या करिए देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, बैंक डेबिट, कितने पैसे आ रहे हैं बेटा,
12,080, तो बैंक 12,080 से डेबिट होना चाहिए, ठीक है। 2 कहाँ से आ रहे हैं, रमेश से आ रहे हैं। रमेश से आने कितने थे, 12,020, और बाकी 60 रुपए किस चीज के हैं, इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान से देखो परीक्षा, गलती समझ आई अपनी, क्या गलती करी है, देखो आपने सर आपने इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव डेबिट कैसे हो सकता है बेटा, इंटरेस्ट डेबिट होता है, इंटरेस्ट रिसीव तो मेरे लिए इनकम है ना, वो तो क्रेडिट होगी। आप खुद देखो टेक्निकली आपने 2-3 जगह गलती कर दी। बैंक में क्या मेरे 12,020 रुपए आ रहे हैं, आप तो बैंक को डेबिट कर रहे हो 12,020 से, जबकि आ कितने रहे हैं, 12,080। मैंने आपको बना के दिखा, इसीलिए एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो, जैसे आपने पढ़ा बैंक से वैसे कितने आ रहे हैं, 12,080, तो बैंक तो डेबिट होना ही चाहिए ना 12,080 में। फिर आगे चलेंगे कि हाँ और मेरे पास किस किस नाम के क्या क्या आ रहे हैं। अगर ये 2 एंट्री कर रहा होता मैं, अगर ये 2 अलग अलग तरीके से एंट्री होती, 2 स्टेप्स में होती, यानी क्वेश्चन पहले क्या था कि भाई जो रमेश है उससे हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 60 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। अगर सिर्फ इतना होता तो हमारी ऐसे केस में ये 2 एंट्री बनती, ध्यान देना। पहले एंट्री बनती रमेश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर सिर्फ हमारा एग्रीमेंट हुआ होता कि हमें रमेश से 60 रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे। समझ आ रही है मेरी बात, मिला नहीं है अभी, सिर्फ एग्री हुआ है कि मिलेंगे, और उसके बाद हमें टोटल 12,080 रुपए मिल रहे होते। तो अब इसके बाद एंट्री क्या होती, बैंक टू रमेश 12,080। अब सीधा 12,080 होता है, क्योंकि अब हम ऑलरेडी रमेश को 60 रुपए से बढ़ा चुके हैं कि हमें रमेश से 60 रुपए मिलने हैं। तो पहले 12,20 मिल रहे थे, 60 बढ़ा दिए तो 12,80 मिल रहे हैं। तो अगर हम 2 एंट्री कर रहे होते तो इस तरीके से होती, अगर ये 2 स्टेप्स में होता। पहले इंटरेस्ट एक्नॉलेज हुआ, अगर इंटरेस्ट एग्री करा, एग्री करते ही एक एंट्री हो जाती, और फिर जब हमें इंटरेस्ट के साथ टोटल पैसे मिल गए तो एंट्री हो जाती बैंक टू रमेश 12,080 12,080। समझ आ रहा है, क्लियर है। अगर आप पहले इंटरेस्ट की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो, फिर दोबारा से 2 इंटरेस्ट रिसीव मत कर देना, फिर गलत हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक्नॉलेज कर लिया ना, हमने तो इनकम अपनी रिकॉर्ड कर ली, फिर दोबारा थोड़ी ना, फिर तो सारा का सारा आप किसके नाम से आएगा, रमेश के नाम से। इनकी फोटो खींचते रहो साथ साथ, ताकि आप बाद में समझते रहना कि हाँ भाई ये मैंने कैसे किया है, क्या मतलब। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट देखो सेम ही आएगा, अगर आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो जो मैंने इधर एंट्री कर रखी है वही बनेगी। चले आगे, चलो भाई 21 कह रहा है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए राजा ने, तो हमारे कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और दूसरा पैसे आए कहां से, राजा ने जमा कराए, तो राजा का अकाउंट भी तो कम करना पड़ेगा। तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, बिल्कुल ठीक है बेटा। कैश नहीं आएगा यहाँ पे, बैंक टू कैश मत कर देना। किसी ने करा है बैंक टू कैश बाय द वे, किसी ने नहीं करा, सबने सही करी एंट्री है, लग नहीं रहा मुझे ऐसा। भेजते नहीं हो आप लोग मेरे को, बहुत कम बच्चों के आए हैं अभी इस बार मेरे पास आंसर्स, तो भेजा करो, पता तभी चलेगा ना कि कितने पानी में हो, ठीक है। हाँ जी, चलो अगली चलते हैं। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मैसर्स लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस 700। तो यानी एक हमने ड्राफ्ट बनवाया है बैंक से। ड्राफ्ट क्या होता है भाई, एक तो चेक होता है, चेक तो होता है वैसे ही अपने, हमारे पास चेकबुक होती है, उसको हमने खुद ही काट करके दे दिया। अब चेक डिसऑनर होने के चांसेस होते हैं कि कल को बैंक में क्या नाम है सिग्नेचर मैच नहीं हो, या बैंक में पैसे ही नहीं पड़े हो, हमारे हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं हो, तो बाउंस हो जाएगा चेक। तो चेक का अनसर्टेनिटी रहती है, तो इसीलिए क्या होता है कई बार जहां पे हमें सर्टेनिटी चाहिए वहां पे सामने वाला बंदा हमसे कहता है मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे ड्राफ्ट चाहिए। तो ड्राफ्ट में क्या होता है, आप जाते हो बैंक में, अपने बैंकर से कहते हो कि भैया मुझे एक ड्राफ्ट बना के दो, तो आप ड्राफ्ट नहीं इशू कर रहे हो, आपका बैंकर इशू करता है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे आप चेक काटते हो ऐसे ही बैंकर चेक काट के देगा, और वो क्या करेगा आपके अकाउंट से उतने पैसे अलग रख लेगा जब वो ड्राफ्ट काटेगा, तो कभी भी आपका बाउंस होने का चक्कर ही नहीं है। वो पैसे आपके पहले अलग करेगा, और अब की बार तो साइन कौन कर रहा है, बैंक साइन करके दे रहा है, यानी बैंक का ऑफिशियल जो ऑथराइज बंदा है वो साइन करके दे रहा है, मैनेजर या जो भी। तो ऑब्वियसली वो उसमें और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, या ये है या वो है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर। तो इसीलिए ड्राफ्ट के केस में क्या होता है कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है कि भैया ये बाउंस तो नहीं हो जाएगा, ड्राफ्ट बाउंस नहीं होगा। अच्छा डिमांड ड्राफ्ट अलग होता है, दोबारा बोलो परीक्षा, क्या कह रहे हो। ये डिमांड ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट सेम ही होता है बेटा, बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट एक ही बात है बेटा। ड्राफ्ट का उसको ड्राफ्ट बुलाते हैं हम, ड्राफ्ट का मतलब वही है, ठीक है। तो होता क्या है, आपने कई जगहों में शायद देखा भी हो, कहीं फीस वीस जमा करानी होती है, कई बार कोई आई मीन आपके इस लेवल पे शायद अभी आया नहीं होगा, बट आगे आप जैसे सीए करोगे